यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी के जो परमानेंट मेंबर्स हैं यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया, ये पांचों देश कई दशकों से रिफॉर्म्स होने ही नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते अब 25 से 30 देशों का एक ऐसा ग्रुप सामने आ गया है जो डिमांड कर रहा है कि नए परमानेंट मेंबर तो बनाए जाएं, लेकिन उनको वीटो पावर ना दी जाए। वीटो पावर यानी कि पहले इन्हीं 5 देशों के पास रहे। पिछले कुछ महीनों से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर काफी सारी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। वीटो पावर को लेकर इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस काफी तेज हो गई हैं, क्योंकि अब दुनिया के कई सारे देश इन 5 परमानेंट देशों से काफी तंग आ गए हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन ही ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए किया गया था, अलग अलग देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए किया गया था, ताकि वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन दोबारा से उत्पन्न ना हो, मासूम लोगों की जान ना जाए, जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में गई थी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स होते हैं उनको रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर जैसा इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र दिया गया था, लेकिन ये तब भी इन चीजों को सुनिश्चित करने में फेल साबित हुए हैं। रशिया और यूक्रेन का वॉर ले लो, या फिर इजराइल और फलस्तीन के बीच में आज जो वॉर चल रहा है, गाजा में जो भी हमले चल रहे हैं, अगर इन चीजों को इग्नोर भी करें, आज की डेट में सिक्योरिटी काउंसिल छोटे छोटे देशों के युद्ध रुकवाने में भी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। 2-3 साल पहले सिक्योरिटी काउंसिल की नाक के नीचे अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था, जिसमें वहां से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था और कई हजार लोगों की वहां पर जान भी गई थी। रशिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, ये तो चलो फिर भी बड़े बड़े देश हैं, यहाँ पर इनसे अर्मेनिया और अजरबैजान जैसे इनसिग्निफिकेंट देश भी संभाले नहीं जा पा रहे। कहने का मतलब है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लगातार फेलियर के कारण दुनिया के कई सारे देश अब काफी तंग आ चुके हैं, और अब भारत ही नहीं बल्कि सभी देश रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि वॉर्स के कारण क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, फूड क्राइसिस देखने को मिल रहा है, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, जिसके कारण काफी सारे देशों को सफर करना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली इजराइल ने हमास के ऊपर हमला किया और वो युद्ध इतना लंबा खींचा है, तो वहां पर यमन के हुती विद्रोहियों ने भी रेड सी में कार्गो शिप्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर लिया था, जिसके कारण दुनिया भर की शिपिंग कंपनीज के जितने भी शिप होते हैं जो कि कार्गो को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको अपने शिपिंग रूट्स को चेंज करना पड़ा था। सारे शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो गए हैं और शिप्स को अफ्रीका के नीचे से होकर लंबा रूट लेना पड़ता है। लंबा रूट यानी कि ज्यादा दिन और ज्यादा फ्यूल, जिसकी वजह से चीजें काफी महंगी हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, जिसके चलते दुनिया भर के सभी देशों का इम्पोर्ट बिल यानी कि जो वो चीजें इम्पोर्ट करते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, और ये बिलियन ऑफ डॉलर्स बढ़ जाते हैं। इसलिए कई सारे छोटे छोटे देश भी अब सिक्योरिटी काउंसिल से काफी तंग आ गए हैं और चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के बाद एक नया सेटअप आए जो इन सारे वॉर्स को रोकने में पूरी तरह से सक्षम हो। अब सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर यूनाइटेड नेशंस पे इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें सभी देश अपनी अपनी तरफ से कुछ सुझाव दे रहे हैं कि नई सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। उसी के ऊपर चर्चा करते हुए पिछले कल यूनाइटेड नेशंस में भारत के एम्बेसडर आर रविंदर सर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है। अपना संबोधन स्टार्ट करने से पहले आर रविंदर सर ने इस चीज को स्पेशली मेंशन किया कि वो भारत के साथ साथ G4 ग्रुप यानी कि ब्राजील, जर्मनी और जापान की तरफ से भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आर रविंदर सर ने कहा कि पिछले कुछ समय से जितने भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, दुनिया भर में युद्ध वगैरह हो रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ये वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। 1945 में जब सिक्योरिटी काउंसिल का गठन हुआ था, तब की और आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटी उससे बिल्कुल डिफरेंट है और सभी देशों को बदलाव करने की जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो आज की डेट में अंडर परफॉर्म कर रही है, उसका कारण है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया कैटेगरी की अंडर रिप्रेजेंटेशन होना। हम G4 देश अफ्रीका की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस की काफी सारी बॉडीज में, जो कई सारे रीजन्स की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब समय आ गया है कि इस हिस्टोरिक इनजस्टिस यानी कि ऐतिहासिक अन्याय को खत्म किया जाए, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये पूरी तरह से सही हो। इसके साथ ही हम मानते हैं कि ये जो ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 या 26 होनी चाहिए और 6 और नए परमानेंट मेंबर्स देशों को ऐड किया जाना चाहिए। यानी कि G4 देश ये मानते हैं कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 होनी चाहिए और नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या जो कि अभी 10 हैं, उनमें 4 या 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स और बढ़ाए जाने चाहिए। इसके साथ ही भारत ने कहा कि जो भी 6 नए परमानेंट मेंबर्स बनाए जाएंगे, उनमें 2 देश अफ्रीका पैसिफिक से होने चाहिए, 2 देश एशिया पैसिफिक से होने चाहिए और 1 देश लैटिन अमेरिका से और 1 देश वेस्ट यूरोप से। भारत चाहता है कि वीटो पावर इन सभी नए परमानेंट मेंबर्स को मिलनी चाहिए। जब तक ये एग्जिस्ट करती है, तब तक सारे नए परमानेंट मेंबर्स को भी पिछले वालों की तरह वीटो पावर मिलनी चाहिए, ताकि नए और पुराने परमानेंट मेंबर्स पे बराबरी स्थापित हो और एक जैसे रहें। इसके आगे आर रविंदर सर ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी ऐसे रिफॉर्म्स जिसमें परमानेंट कैटेगरी की सीट्स नहीं बढ़ाई गई, उससे न्याय स्थापित नहीं होगा और ना ही उस चीज से आज के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को एड्रेस हो पाएंगे। भारत मांग करता है कि टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाया जाए, ताकि रिफॉर्म्स के ऊपर एक राय बन पाए।
जल्दी से रिफॉर्म्स करके हिस्टोरिकल इनजस्टिस यानी कि ऐतिहासिक अन्याय को ठीक किया जाए, ताकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इरेलेवेंट बनाने से रोका जाए। इससे पिछली मीटिंग में भारत ने कहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सही मायनों में रिफॉर्म्स तभी होंगे जब परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों कैटेगरी की सीट्स को बढ़ाया जाएगा। तभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और भी लेजिटिमेट, रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, वरना रिफॉर्म्स करने का कोई भी फायदा नहीं होगा और फिर से सभी देश रोएंगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल युद्ध रोकने में फेल हो रहा है। भारत ने कहा कि नई सिक्योरिटी काउंसिल ऐसी होनी चाहिए जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज और अनरिप्रेजेंटेटिव रीजन्स जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और वेस्ट यूरोप का काफी सारा रीजन, इन सब की भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो और ये भी टेबल के ऊपर बैठे और इनको भी जगह मिले और इनका अधिकार मिले। इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों कैटेगरीज की एक्सपेंशन होना बिल्कुल अनिवार्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ा दो और परमानेंट्स वही रहें। इसके आगे भारत कहता है कि हम इस चीज को समझने में फेल हो रहे हैं कि अगर एक ही कैटेगरी को एक्सपैंड किया गया यानी बस नॉन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाया गया तो फिर ये नई मेंबरशिप में मेजॉरिटी देशों के लिए पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक होगा। हम इसी तरह से माइनॉरिटी वाले देशों के होस्टेजेस बनकर रह पाएंगे और वैसा हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर बस नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई, जो कि कुछ देश आइडिया दे रहे हैं, उसको मानकर परमानेंट मेंबर्स वही पुराने वाले 5 रखे गए, तो इससे क्या होगा कि माइनॉरिटी वाले 5 देश इसी तरह से मेजॉरिटी के नॉन परमानेंट मेंबर्स देशों को होस्टेजेस बनाकर रखेंगे, एक तरह से बंदी बनाकर रखेंगे और अपनी चलाएंगे, क्योंकि असली वीटो पावर उन्हीं 5 देशों के पास रहेगी। जैसा वो आज की डेट में वीटो का इस्तेमाल करके मनमानी कर रहे हैं, वैसे ही वो आगे भी करते रहेंगे। हमें फिर दोबारा से उन्हीं 5 देशों के हाथों को देखना पड़ेगा। भारत ने कहा कि अब ये डिबेट होनी नहीं चाहिए कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया जाए या फिर नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि रिफॉर्म्स को लेकर जो साल 2015 का फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट था, उसमें मेंबरशिप की कैटेगरीज को लेकर मेजॉरिटी देशों ने इस चीज का समर्थन किया था कि परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों कैटेगरीज में मेंबर को बढ़ाया जाए। इसके आगे भारत ने कहा कि साल 2015 में 122 में से 113 देशों ने ऑन रिकॉर्ड अपनी पोजीशंस को सबमिट करते हुए ये साफ किया था कि दोनों कैटेगरी की सीट्स को बढ़ाया जाए। इसका मतलब है कि 90% देश चाहते हैं कि दोनों कैटेगरी की सीटें बढ़ाई जाएं। इसके साथ ही भारत ने एक और चीज को पॉइंट आउट किया, कुछ देश इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में ये भी मांग कर रहे थे कि सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी चीजें सेम रखी जाएं, बस एक नई कैटेगरी जोड़ी जाए जिसमें कुछ देश ऐसे होंगे जो कि लंबे समय तक नॉन परमानेंट मेंबर बनाए जाएं। यानी कि एक कैटेगरी पुराने परमानेंट मेंबर्स की, दूसरी कैटेगरी लंबे समय के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो कि 6-7 साल या फिर 8-10 साल तक नॉन परमानेंट मेंबर्स बने रहेंगे, और एक तीसरी कैटेगरी जो कि 2 साल तक के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स बनाए जाएंगे। इस चीज का भारत ने कड़ा विरोध किया और भारत ने कहा कि ये जो कुछ देश लॉन्गर टर्म परमानेंट मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इसको तो उस समय भी खारिज कर दिया गया था जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन हो रहा था, क्योंकि ये आइडिया पूरी तरह से इनफेक्टिव साबित होगा। और जो देश ये आइडिया दे रहे हैं, इस चीज की मांग कर रहे हैं, वो केवल मुट्ठी भर देश हैं। किस देश को परमानेंट सीट मिलेगी यह तय किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। वहां पर सभी देशों की वोटिंग होगी और वहां पर जिस भी देश को 2/3 वोट्स मिलेंगे, जिस भी देश को 66% से ज्यादा वोट्स मिलेंगे, वो देश अपने आप वीटो पावर बन जाएगा और उसको परमानेंट सीट मिल जाएगी। अब आप सोचिए कि यूनाइटेड नेशंस के 2/3 कंट्रीज का समर्थन भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक एक देश का वोट हमारे लिए काफी जरूरी है। बस यही कारण है कि मालदीव जैसे छोटे छोटे देश भी वोटिंग में भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका वोट भी वही ताकत रखता है जो बड़ा देश अमेरिका का वोट रखता है। और यही कारण है कि भारत सरकार ग्लोबल साउथ की बात करती है, अफ्रीका को अपने यहाँ पर G20 देशों में शामिल करवाती है, लैटिन अमेरिका के देशों को सपोर्ट करती है, अफ्रीकन देशों को फ्री में वैक्सीन देती है, और जब कोई देश मुसीबत में होता है उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिकल असिस्टेंस सबसे पहले भेजती है। क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप के लिए जब यूएन जनरल असेंबली में वहां पर वोटिंग होगी, इन सब देशों को याद आएगा कि भारत ने इन सब के लिए क्या क्या किया है, और फिर ये खुशी खुशी से भारत के पक्ष में वोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।